स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। और आज सुबह सीएम सुक्खू अपने लाव लश्कर छोड़ करके आईजीएमसी अस्पताल, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां सीएम सुक्खू पहुंच गए। और हैरानगी इस बात की है कि उनके साथ उनका पीएसओ, जो एक प्रॉपर जो है वो पुलिस की टीम साथ रहती है, वो नहीं थी। उनके साथ संजय अवस्थी जो सीपीएस थे, और वहां पर उन्होंने जो है वो निरीक्षण क्या किया है, और जो एमएस वहां पर थे वो भी उनके साथ थे। खबर बताएंगे आपको पूरी। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो री एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है कि राज्य सरकार अब जो री एम्प्लॉयमेंट करेगी उसमें सख्त जो नियम हैं वो सरकार ने अब निकाल दिए हैं। उसमें क्या जो है वो होगा वो बताएंगे आपको। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिनकी सीमा चीन से लगती है, वहां पर चीन घुसपैठ कर रहा है। एक मंत्री ने बड़ा दावा किया है, उन मंत्री का नाम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर, कर्मचारियों ने अब जनरल हाउस बुला दिया है। काफी लंबे समय से जो जनरल हाउस नहीं कर्मचारी जो है वो बुला रहे थे, अब सीएम सुक्खू वापसी जो है वो लौट आए हैं। और आज सीएम जो है वो सरकारी आवास से सेक्रेटरीट पहुंचे थे, वहां पर जो जरूरी फाइलें हैं वो सीएम ने निपटाई है। ऐसे में कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है, वो खबर भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा में प्रचार और दिल्ली में हाईकमान से मिलने के बाद आज से सचिवालय में रूटीन का काम संभाल लिया है। इससे पहले थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण वह सरकारी आवास ओकओवर में ही थे और वहीं से जो है वो फाइलें निपटा रहे थे। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह कल ठीक सुबह 11 बजे सचिवालय के जो 5 संगठन हैं उनकी एक बैठक सचिवालय में होगी, जिसमें कर्मचारियों का अगला रुख क्या रहेगा इस पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सीएम सुक्खू अब आ गए हैं, वापसी स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे में 2-3 दिन के अंदर उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। महासंघ के जो अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कल सचिवालय में 5 संगठनों की बैठक के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सीएम उन्हें कुछ दिनों में वार्ता के लिए बुलाएंगे, यानी महासंघ को वार्ता के लिए बुलाएंगे। अगर नहीं बुलाया जाता है तो दशहरे के बाद 14 अक्टूबर को एक बार फिर मजबूरन जनरल हाउस बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ एक मांग है, जो प्रिविलेज मोशन कर्मचारियों के खिलाफ लाया गया है उसको सबसे पहले वापसी लिया जाए। और जो अभी दिवाली आ रही है उसमें कम से कम डीए की 2 किस्तें, और जो प्रदेश के लाखों कर्मचारी और जो पेंशनर हैं उनको कम से कम एरियर की 1 किस्त 50,000 रुपए की जो है वो दिवाली पर मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनका हक है और ये हक वो अपना हक ही मांग रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर सीएम सुक्खू ने 2-3 दिनों के अंदर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो फिर मजबूरन जो है वो उनको जनरल हाउस बुलाना पड़ेगा। एक बार फिर से ऐलान करना पड़ेगा कि आगामी समय में जो है वो कर्मचारी फिर और संघर्षरत हो जाएंगे। इसके अलावा जो पेंशनर हैं उनको लेकर के जो खबर है वो ये है कि काफी खबरें आ रही थी कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं है, लेकिन बता दें आपको, पेंशनरों को 9 तारीख को ही पेंशन आएगी। सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है, केवल पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है ताकि प्रदेश अपने पांवों पर खड़ा हो सके। तो ये आप कह सकते हैं कि 9 तारीख को ही पेंशन कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह करीब 7 बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए अचानक आईजीएमसी शिमला का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में जाकर मरीजों से बातचीत भी की और उनका कुशल क्षेम भी पूछा। उन्होंने मरीजों को आईजीएमसी में मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया है। मुख्यमंत्री ने मरीजों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलने की शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रही है ताकि प्रदेश में ही मरीजों को बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें। इस दौरान उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी साथ रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज आईजीएमसी शिमला के जो टेरिटरी कैंसर केयर सेंटर है उसका पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद उद्घाटन किया है सीएम ने आज। इसमें सीटी जो कह सकते हैं आप सिमुलेटर और लीनियर एक्सीलेटर जैसी आधुनिक जो मशीनें हैं वो लगाई जा रही है। इससे कैंसर रोगियों को यहाँ उपचार के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगी शिमला में ही आईजीएमसी अस्पताल में। इसके बाद कैंसर मरीजों को
रेडियोथेरेपी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सीएम सुक्खू ने जो है वो आज ये जो मशीनें हैं और वहां पर पूजा अर्चना की गई है, जनता को समर्पित कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि हम केंद्र से कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नड्डा को यह जानकारी होनी चाहिए, केंद्र अगर मदद कर रहा है तो यह पैसा जनता से टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है। यह उगाही सभी राज्यों से जनता से टैक्स के रूप में जो है वो की जाती है और फिर यही पैसा बाद में सभी राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को यह पता होना चाहिए कि हम सभी संघीय दायरे में रहते हैं, हिमाचल भी संघीय ढांचे का हिस्सा है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आजकल जो नड्डा के सलाहकार बने हुए हैं वो कभी कांग्रेस में थे। तो आप ये कह सकते हैं तंज कसा उन्होंने एक भाजपा के बड़े नेता पर। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि वो उनकी जो है वो सलाह से बचें। सीएम सुक्खू ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने वहां पर खूब झूठ बोला है। हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स की बात कही गई, जबकि इस तरीके का कोई भी टैक्स हिमाचल प्रदेश ने नहीं लगाया है, सरकार ने नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 लाख की आबादी और हर घर में जो है वो टॉयलेट सीट है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये बता दें कि उस पर टॉयलेट टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स हमने तो नहीं लगाया, लेकिन साल 2018 में तत्कालीन जयराम सरकार ने ही होटल पर एडिशनल सीवरेज टैक्स लगाया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने माफ किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम खराब किया है और कांग्रेस की राज्य सरकार ने इस तरह कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगाया था। सीएम ने कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है और हरियाणा में भी बीजेपी का 10 साल के बाद जो है वो अब सुपड़ा साफ होने वाला है और वहां पर कांग्रेस बड़े मार्जिन से जो है वो जीत रही है। तो ये आज सीएम सुक्खू ने दावा किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ये सरकार की खबर है। आज एक आदेश निकाले हैं सरकार ने, री एम्प्लॉयमेंट सरकार ने जारी जो है वो री एम्प्लॉयमेंट पर सरकार ने आदेश जारी किया। हालांकि जो बेरोजगार युवा है प्रदेश के वो री एम्प्लॉयमेंट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आज आदेश निकाले हैं उस अनुसार कि री एम्प्लॉयमेंट अगर होगी, री एंगेजमेंट अगर होगी डिपार्टमेंट में, किस आधार पर होगी, इसको लेकर के बाकायदा जो है वो आदेश निकाले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जिसको सीएम ने अप्रूवल दे दी है, यानी किसी को री एंगेजमेंट देनी है, तो उसमें जहां सीएम की अप्रूवल हो गई तो फिर डिपार्टमेंट लेवल पर ही री एम्प्लॉयमेंट का फैसला हो सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण, पहले फाइनेंस में सारे मामले जाते थे, फाइनेंस में जाता था हर मैटर कि री एम्प्लॉयमेंट देनी है नहीं देनी डिपार्टमेंट से भी, लेकिन अब डिपार्टमेंट अपने लेवल पर ही री एम्प्लॉयमेंट का फैसला कर सकेगा। इसी में पब्लिक इंटरेस्ट को देखते ही सिर्फ जो है वो री एम्प्लॉयमेंट होगी, यानी अगर बहुत जरूरी है किसी कर्मचारी का वहां पर रखना तो उसी को जो है वो रखा जाएगा। आदेशों में साफ किया है सरकार ने कि जो कार्मिक विभाग है उसके द्वारा जो पहले ही आदेशों जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाली गई है री एम्प्लॉयमेंट की, उसकी अनुपालना करना बेहद जरूरी है। इसी में री एम्प्लॉयमेंट के दौरान सर्विस मैटर की बुक चैप्टर 22 को भी ध्यान में रखा जाए। हाईकोर्ट द्वारा 2017-18 में जो आदेश जारी हुए हैं री एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उसकी अनुपालना करना बेहद जरूरी है, यह भी सरकार ने साफ किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये जो है वो आज निकाले हैं आदेश। अगर री एम्प्लॉयमेंट के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कोई विभाग करता है तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित विभाग की ही होगी, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की नहीं होगी। तो ये मान के चलिए कि अगर री एम्प्लॉयमेंट सरकार कर रही है, सीएम ने अप्रूवल दे दिया है, तो फाइनेंस के पास जो है वो उसकी फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, अपने लेवल पर ही डिपार्टमेंट उसको सेटल कर सकता है, उसको रख सकता है। लेकिन जो हमने आपको बताएं इसमें कि इसमें किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपने हाईकोर्ट की अवहेलना कर दी किसी विभाग ने तो जिम्मेवारी फिर उस संबंधित विभाग की होगी। हालांकि इसका जो विरोध है वो प्रदेश में हो रहा है, जो बेरोजगार युवा है वो री एम्प्लॉयमेंट के पक्ष में नहीं है। उनका यह कहना है कि भर्ती जो है वो नए जवानों की होनी चाहिए, नए लोगों की होनी चाहिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है, आज की बड़ी खबर है। सूचना है कि हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में चीन के घुसपैठ करने की जानकारी है। खुद प्रदेश सरकार के एक मंत्री की ओर से इसका दावा किया गया है कि यहां भारत की सीमा में चीन की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं। दावा किया है मंत्री ने। केवल ड्रोन ही नहीं बल्कि चीनी प्लेन भी यहां देखे जाने का दावा उन्होंने किया है।
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसकी पुष्टि की है। उन्हें चीन की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन किए जाने के बाद से यहां ड्रैगन की ओर से नई साजिश किए जाने की आशंका उनको है। इस सूचना के बाद से सुरक्षा एजेंसी भी चौकसी जो है वो हो गई, चौकन्नी हो गई है। इसके बाद से सीमावर्ती इलाकों के लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि किन्नौर जिले में भारत की सीमा में ये चीनी ड्रोन घुसे हैं और उन्होंने एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। शिपकी लॉ बॉर्डर और पुहू ब्लॉक हेडक्वार्टर के सामने जो ऋषि डोगरी में ये ड्रोन देखे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन की ओर से ड्रोन भेजकर जो भारतीय सीमा पर सड़क निर्माण समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी ली जा रही है, जैसा कि वो पहले भी भारतीय सीमा के क्षेत्रों के अंदर जासूसी के लिए इन करतूतों को अंजाम देता रहा है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जब मीडिया से आज बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा कि कुछ समय से हमारे जो शिपकी लॉ बॉर्डर हैं और जो पुहू ब्लॉक हेडक्वार्टर के सामने ऋषि डोगरी में लगातार चीन के ड्रोन देखे गए हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ है बल्कि कई बार हो चुका है। चीन एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा है, मंत्री ने दावा किया है। यहां तक बताया जा रहा है कि उनकी ओर से प्लेन भी यहां पर भेजे गए हैं। लोगों में इससे डर है क्योंकि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। वो आगे कहते हैं कि चीन की इन हरकतों से हमारे जो बॉर्डर पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है और हमारे यहाँ लगातार सीमाओं पर सड़कों पर निर्माण हो रहा है। ऐसे में चीन जो इनकी जासूसी करने के लिए आसानी से ड्रोन भेज रहा है, इस पर केंद्र सरकार को सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो मंत्री का दावा है, उन्होंने पुष्टि की है। हालांकि जो वहां पर स्थानीय जो जिला परिषद मेंबर है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि ऐसी खबरें आ रही है सामने, यानी वहां की जो जनता है वो भी कह रही है कि ऐसी जो है वो सुनने में आ रहा है। लेकिन जो ये एरिया है क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं तो ऐसे में जो चीन है वो ये भी देख सकता है कि यहाँ पर लोग नहीं है तो इसलिए जो है वो भेजा जाए ड्रोन। लेकिन इसमें मंत्री ने दावा किया है, अब देखना पड़ेगा क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। इसमें जो है वो अब जो रॉ है वो भी चौकसी जो है वो हो गई है। भारत सरकार भी इस चीज को देखेगा जी। इसके अलावा समग्र शिक्षा ने शिक्षा की बेहतरी को लेकर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को फाइनेंशियल लिटरेसी, करियर अवेयरनेस, लाइफ स्किल की शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके लिए समग्र शिक्षा हिमाचल ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ एक करार MOU साइन किया है। यही नहीं, इसके साथ ही 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू किया जाएगा। समग्र शिक्षा की ओर से राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की ओर से इसके रीजनल डायरेक्टर प्रत्युष दास ने MOU पर साइन किए हैं और समग्र शिक्षा ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमाचल में एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को रोजगार शिक्षा से जोड़ना और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को अपनाना है। इसके तहत छात्रों को जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए वित्तीय साक्षरता, करियर की समझ और जीवन कौशल पर शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा 6ठी से 8वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की प्रोग्रेस का आकलन कई क्षेत्रों में किया जाएगा और इससे उनका समग्र जो विकास है वो सुनिश्चित होगा। इस MOU के बाद स्कूलों के जो शिक्षक हैं, शिक्षकों और जो मास्टर ट्रेनर हैं की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि वे छात्रों का कौशल आधारित मूल्यांकन कर सकें, मूल्यांकन के मापदंड रूब्रिक्स तैयार कर सकें और नौकरी के लिए आवश्यक शिक्षा के मॉड्यूल्स को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। समग्र शिक्षा और मैजिक बस संस्था, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर ये काम करेंगे और शिक्षा अधिकारियों की माने तो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ इस करार के बाद शिक्षकों को जरूरी संसाधन और सहयोग मिलेगा जिससे वे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देकर उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकेंगे। और ये जो फैसला लिया गया, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क 2023 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम युवाओं को तैयार करने पर बल देती है। इसके अलावा स्कूलों में जिस प्रकार से अंडर 12 टूर्नामेंट जो रद्द किए गए थे जब प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी और यह खतरा मंडरा रहा था कि प्रदेश में जो है वो बच्चों की जो सुरक्षा
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको रद्द किया जाए। उसके बाद से अभी तक अंडर 12 टूर्नामेंट रद्द जो है वो बहाल नहीं हुए, जो रद्द किए गए थे। ऐसे में अब जो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं, जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, वो लगातार एजुकेशन मिनिस्टर हो या फिर सीएम से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश में अंडर 12 टूर्नामेंट को बहाल किया जाए। इनकी मांग है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो स्कूलों में वॉलीबॉल की तैयारी कर रहे हैं, कबड्डी की भी तैयारी कर रहे हैं, खो खो की भी तैयारी कर रहे हैं, जो कल्चर इवेंट्स उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों को न केवल जो है वो बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, लेकिन उसमें जो मानसिक है, जो शारीरिक विकास है, वो तभी संभव है अगर बच्चे को खेलने के लिए भी जो है वो स्कूलों में सुविधाएं दी जा सकें। टीचरों का ये कहना है कि राज्य सरकार बच्चों की सहूलियत को देखते हुए जो बच्चे हैं, क्योंकि जो 5वीं तक का बच्चा है, आगे जाकर के उसने जो है वो अंडर 14 खेलना है, अंडर 19 खेलना है, इनको क्यों ना जो है वो पहले से 5वीं तक जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसी तरीके से जो है वो आगे भी तैयार किया जाए, ताकि अंडर 14, अंडर 19 और देश का जो प्रतिनिधित्व है वो कर सकें। तो अब जो शिक्षक हैं, प्राइमरी शिक्षक, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। और जो हमारी एजुकेशन जो मिनिस्टर है प्रदेश के, शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत इस बारे में हुई है। उन्होंने कहा है कि ये फाइल सीएम के पास है और इसमें सीएम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि सीएम कब तक फैसला लेते हैं। शिक्षकों का ये कहना है कि सरकार कम से कम, क्योंकि समय अब कम है, जल्द से जल्द इन टूर्नामेंट को बहाल करें। अंडर 12 टूर्नामेंट अभी तक बहाल नहीं हुए हैं, तो इसकी बहाली की जो मांग है वो शिक्षक कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि बच्चे स्कूलों में डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारे कब जो है वो टूर्नामेंट होंगे। तो ऐसे में बच्चों को भी हमने जवाब देना है। तो अब इस पर सीएम क्या फैसला लेंगे ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अंडर 12 टूर्नामेंट की जो है वो बहाली की मांग अब जो है वो कर रहे हैं जितने भी शिक्षक प्रदेश में, प्राइमरी शिक्षक। इसके अलावा बात करें हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ जो मंच बना हुआ है, इनकी जिला इकाई हमीरपुर की आज बैठक हुई है। जो पालक चालक भी हैं, इनकी बैठक हुई है हमीरपुर में। और जो ये बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने की है। बैठक में पेंशनर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की गई और पेंशनरों में प्रदेश सरकार से मांग, जो पेंशनर है उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए चताया है अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो पेंशनर्स आत्मदाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो पेंशनर आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं जी। जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि 2 साल से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि वृद्धावस्था में पेंशनर्स को भयानक बीमारियों से ग्रस्त हैं बहुत सारे, और बैंकों से कर्जा लेकर अपना इलाज करवा रहे हैं। 65 से 70 और 75 साल पूरे कर चुके पेंशनर्स को अभी तक 5, 10, 15 का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे विभागों में दे दिया गया है। 1 जनवरी 2016 से लंबित एरियर और महंगाई भत्ते का एरियर का जो भुगतान है वो भी जो है परिवहन जो पेंशनर्स हैं उनको अभी तक नहीं हुआ है, जबकि दूसरे विभागों को जो है वो 2 किस्तें मिल चुकी है। सरकार हमारे बारे में, हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है ये तर्कसंगत नहीं है। और अजमेर ठाकुर ने कहा कि हमने भी सरकार के आदेशों का पालन करते हुए जनता को अपनी सेवाएं दी है। हिमाचल सरकार व निगम प्रबंधन से मांग करते हैं कि कोर्ट से आए फैसलों को मान सम्मान देकर इसे शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जा सके और हमें इस बुढ़ापे में जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। कुल मिला के देखें प्रदेश में जो पेंशनर्स हैं, ये तो बात होगी परिवहन की, लेकिन जो अन्य पेंशनर्स हैं उनकी भी ये मांग है कि हमने अपनी जिंदगी पूरा जो समय है सरकार को दिया है, अब बुढ़ापे में बीमारियां लग गई है, हमने जो है लोन भी लिया हुआ है, तो ऐसे में हमने भी जो है वो किस्तें देनी होती है बैंकों को। तो 9 तारीख को ना तो हमें पेंशन चाहिए, हमें पेंशन 1 तारीख को ही चाहिए, वरना जो है आगामी समय में जो है वो मंत्रियों का घेराव होगा, एमएलए का घेराव होगा। और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो फिर जो है वो जो राज्य सचिवालय है वहां पर उसका भी घेराव किया जाएगा। यानी सरकार का जो सचिवालय में जहां सीएम बैठते हैं वहां पर जो है आधिकारिक जो काम होते हैं वो घेराव भी करेंगे। तो इनका ये कहना है कि पेंशनर समय पर, जो पेंशनर्स उनको पेंशन समय पर मिले, 9 तारीख को नहीं मिले। और इसके अलावा जो उनके वित्तीय लाभ हैं, चाहे वो बिल हो, जो हेल्थ के बिल हो, इसके अलावा जो और भी काफ़ी चीज़ मांगे हैं उनकी, वो उन्होंने जो है वो आज की है, वरना हम आत्मदाह करेंगे, इन्होंने चेतावनी दी है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर दिन केंद्र सरकार को पहले जी भरकर जो है वो गाली देते हैं और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का फिता भी काटते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग का आभार जताने के बजाय वो जो है वो हमेशा गलत ही बयान देते हैं, एक भी शब्द जो है वो उनके सम्मान में नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी स्थित टर्शरी कैंसर सेंटर के निर्माण में सारा पैसा केंद्र सरकार का लगा हुआ है, लेकिन उद्घाटन करने जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और केंद्र के बारे में एक भी अच्छा शब्द नहीं उन्होंने कहा है। आईजीएमसी में अत्याधुनिक उपकरणों से लैस जिस कैंसर अस्पताल के भवन का लोकार्पण हुआ, उसके भवन और उपकरणों के निर्माण के
के लिए केंद्र सरकार ने 56 करोड़ रुपए दिए हैं और पूर्व की बीजेपी सरकार के समय इसका जो काम है वो शुरू हो गया था और 2 सालों में जब इसका जो है फिता काटने का समय आया तो सीएम ने फिता तो काटा, लेकिन जो है वो एक भी शब्द भाजपा सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम को लेकर उन्होंने नहीं कहा है। तो उन्होंने आज इस पर जो है वो कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भवन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 14 करोड़ 87 लाख रुपए एक दिया गया। इसके बाद अस्पताल के लिए अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उसके उपकरण खरीदने के लिए 2 किस्तें, एक 12 करोड़ 60 लाख रुपए की और दूसरी 28 करोड़ 45 लाख रुपए की केंद्र सरकार से आई है। लेकिन इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने एक भी जो शब्द हैं वो केंद्र सरकार के लिए शिष्टाचार स्वरूप नहीं कहा और केंद्र सरकार को कोसने का ही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज फिर से जो है वो जुबानी हमला बोला है। वहीं आज जयराम ठाकुर ने एक बात और कही है कि पूरे देश में टॉयलेट पर टैक्स लगाकर जो है प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है, हिमाचल प्रदेश की किरकिरी हुई है। उनका यह कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक हवाई बच गई है जिस पर टैक्स नहीं लगा है, बाकी सरकार ने चाहे वो पानी हो बिजली, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जो हमारे समय बिजली पर जो है वो हमने 125 यूनिट फ्री की थी और चुनाव में जो कांग्रेस ने वायदा किया था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देना तो दूर की बात है, जो पहले से ही हमने जो है वो हम दे रहे थे फ्री, उसको भी राज्य सरकार ने जो है बंद करने का काम किया है। तो प्रदेश सरकार जो है वो जो यहाँ पर माहौल है वो बिल्कुल जो है वो सही नहीं है, उन्होंने ये कहा है। और हमारे समय जो काम हुए थे उन्हीं कामों का जो है वो फित्ता दोबारा से काटा जा रहा है, ये आज जयराम ठाकुर ने कहा है। कुल मिला के देखें उन्होंने पलटवार किया है। इसके अलावा पुलिस थाना डलहौजी के तहत भुनाड़ में पशुओं का चारा लाने के लिए जंगल में गए एक व्यक्ति की ढांक से गिरकर दुखद मौत हुई है। मृतक चमारू राम सलूनी जिला चंबा का रहने वाला था और मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक चमारू राम हमेशा की तरह सुबह घास काटने के लिए घर से गए थे, 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में गए थे, लेकिन दोपहर 12 बजे तक जब घर नहीं लौटे तो उसके बाद जो है वो वहां पर फोन किया गया। बंटी ने उनको फोन किया जो परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उनके कॉल का जो जवाब उन्होंने नहीं दिया और बंटी अपने भतीजे गोविंद सिंह और अन्य ग्रामीण वासियों के साथ जो है वो खोजने गए और तलाश करने पर दोपहर करीब 2 बजे चमारू राम पहाड़ी से करीब 500 मीटर नीचे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला। उसके सिर और चेहरे पर जो है वो खून था। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर जो है डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा नालागढ़ के ढाणा गांव में एक 40 वर्षीय प्रवासी सोनू ने सुसाइड कर दिया है। उसका शव जो है वो घर में पंखे से मिला है। बहुत दुखद खबर है। सूचना मिलते ही दबोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनू यूपी के बिजनौर का रहने वाला था और सोनू के जो है रिश्तेदारों ने बताया कि वह एक निजी कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहता था। उसका शव सुबह पंखे से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को जो शव है उसको कब्जे में लेकर के जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो आत्महत्या का कारण क्या है पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। इसके अलावा सोलन के डगशाई में कार बेकाबू होकर पैराफिट को तोड़ते हुए 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवती समेत 3 लोग घायल हुए हैं और आसपास के लोगों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया और यह हादसा देर शाम का 7 बजे का है और गाड़ी में 2 युवक एक युवती सवार थे जो पंजाब के मलोट से डगशाई घूमने आए थे और तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा बात करें एनटीटी भर्ती की, तो एनटीटी भर्ती में जो नया अपडेट है, जो आज का नया अपडेट है वो ये है कि एजेंसी अब इसमें फाइनल हो रही है, जो एजेंसी ये भर्ती करेगी और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉर्पोरेशन उसके माध्यम से भर्ती हो रही है। हमने सब कुछ पहले ही बता रखा है आपको कि +2 होना जरूरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसमें जो सबसे बड़ा बवाल हो गया वो हो गया कि जो महिलाएं हैं वही कह रही है कि प्रदेश में जो एनटीटी भर्ती जब हमने की थी 1997 के बाद अब हो रही है भर्ती, और ऐसे में जब हमने डिप्लोमा किया था तो उस वक्त एनसीटी जो है वो 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाता था। तो ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि 2014 से पहले जो डिप्लोमा था वो 1 वर्ष का था, तो हम 2 वर्ष का डिप्लोमा कहाँ से लाएं। ऐसे में राज्य सरकार जो है हमें जो है वो छूट दें। तो ये कहना है जी एनटीटी जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला लें और 6700 के आसपास ये पद भरे जाने हैं प्रदेश में एनटीटी शिक्षकों के। और ऐसे में अब जो है वो बड़ी मांग उठ रही है कि जो 1 वर्ष के डिप्लोमा धारक है उनको भी इसमें ले जाना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर, तो प्रदेश में जो मौसम है वो अगले 3 दिन खराब रहेगा। कल से प्रदेश में जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर जो है मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो मौसम को लेकर जो अपडेट हमारे पास हमने बता दिया, कल से थोड़ा मौसम खराब है। जो लो हिल्स है जैसे ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, वहां पर मौसम साफ रहेगा। थोड़ा सा जो कह सकते हैं आप कांगड़ा,
चंबा, इसके अलावा कुल्लू, शिमला के जो ऊंचे वाले क्षेत्र वहाँ पर थोड़ा हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। बाकी मानसून प्रदेश से विदा हो गया है। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है, और कर्मचारियों को लेकर जो महत्वपूर्ण अपडेट था हमने बता दिया है। कर्मचारी अब जो है वो जनरल हाउस बुलाएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उन्होंने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगले 3-4 दिन अगर वार्तालाप के लिए सरकार नहीं बुलाती है, सीएम सुक्खू नहीं बुलाते हैं कर्मचारियों को, जो सचिवालय के कर्मचारी है, तो फिर आगामी समय में मोर्चा खोलेंगे, और फिर 14 अक्टूबर को जो है वो जनरल हाउस होगा, जहां पर ऐलान किया जाएगा कर्मचारियों ने आगे क्या करना है। इनकी मांग है कि हमारे सरकार हमें वार्तालाप के लिए बुलाएं, और वार्तालाप में बुलाने के बाद कम से कम डीए की 2 किस्तें हमें जो है वो अब हमें जो है वो दिवाली पर चाहिए, और कम से कम जो है 50,000 रुपए एरियर चाहिए, कर्मचारियों की मांग है। अब सरकार इस पर क्या करती है आने वाला समय बता पाएगा, लेकिन अंदर खाते ये खबर ये है कि सरकार हो सकता है एक डीए की जो किस्त है वो दिवाली पर कर्मचारियों को दे दें। तो अभी के लिए इतना ही। बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के लाखों लोगों तक जो अपडेट है वो पहुंच सकें। और जो पोस्ट कोड का रिजल्ट है उसमें बता देते हैं 903 और 969 का रिजल्ट है, ये बहुत जल्द आने वाला, इन प्रोसेस है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। बाकी जो अन्य पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आएगा। और एक इसी में महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब कोई भी जो स्टाफ है राज्य चयन आयोग में एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। 16 लोग वहां पर कार्यरत हैं, 16 ही लोग काम करेंगे। पहले 67 लोग थे, बता दें आपको, 16 लोग वहां पर काम करेंगे। इसके अलावा जो भर्तियां होगी वो वहां पर जो 16 लोग हैं वो नहीं करवाएंगे। भर्ती जो है वो एक एजेंसी करवाएगी, एजेंसी को हायर किया जाएगा, एजेंसी जो है वो भर्ती भी करवाएंगे, रिजल्ट देगी। उसके बाद जो 16 सदस्य वहां पर हैं वो प्रॉपर जो रिजल्ट है उसको देखेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। राज्य चयन आयोग का बता रहे हैं हम आपको। तो फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।